नमस्कार, मैं राजेंद्र त्रिवेदी आज आपसे इतिहास की उन घटनाओं के बारे में बातचीत करूंगा जो कि भारत के विभाजन से जुड़ी हुई है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने दिल्ली दरबार के बारे में बात की थी और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। उसी तारतम्य में मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ और अब भारत के विभाजन की बात करता हूँ। भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी विभीषिका थी और इसके जख्म आज भी काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं और इसके लिए कई लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया गया है, पर शायद सच्चाई कई लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग अभी भी भ्रांति में जी रहे हैं और उन लोगों को इसके जिम्मेवार ठहराया जाता है जो कि आज़ादी की लड़ाई में फोर फ्रंट पे थे, जैसे कि महात्मा गांधी हुआ या कांग्रेस के कुछ नेता। पर मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान की एकता के सबसे बड़े पक्षधर महात्मा गांधी थे। शायद उनका बलिदान लोगों को इस तरह से याद नहीं रहेगा। खैर, मैं उसके पहले आपको थोड़ा और पीछे इतिहास की ओर ले आता हूँ। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन समय में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, विश्व का गुरु था। मध्य युग में हिंदुस्तान की सीमाएं काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, सियाम जो कि आजकल थाईलैंड है, बर्मा, ये सब हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे। परंतु धीरे धीरे काल के चक्र ने पलटा मारा और भारत की सीमाएं सिकुड़ती गई। 11वीं शताब्दी के आते आते हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल गया। उसके बाद विदेशी आक्रांतकारियों ने हिंदुस्तान को अपने हिसाब से लूटा और अपने हिसाब से यहाँ पर शासन किया। मुगलों ने और मुस्लिम शासन, इसके बारे में मैं फिर बाद में डिटेल से बात करूँगा। इनका शासन भी काफ़ी रक्त रंजित से भरा हुआ था। परंतु मैं ये बताऊंगा कि मुगलों में अकबर के या औरंगजेब तक हिंदुस्तान की सीमाएं काफ़ी फैली हुई थी। हिंदुस्तान की सीमा में अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका सब आते थे। उसके बाद जब मुगलों का शासन कमज़ोर पड़ गया, उसी समय अंग्रेज़ों ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हिंदुस्तान में पहले व्यापार करने आए और फिर शासन करना शुरू कर दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। हिंदुस्तान का शासन पूर्णतः से ब्रिटिश शासन के हाथ में आ गया। ब्रिटेन की महारानी भारत की कर्णधार हो गई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदुस्तान को बांटना शुरू किया। पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान से बाहर किया। सन 1874 में अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ। उसके बाद नेपाल को 1904 में अलग किया, फिर भूटान को 1906 में अलग किया, फिर तिब्बत को 1907 में अलग किया, फिर श्रीलंका को 1935 में अलग किया और उसके बाद बर्मा को 1937 में अलग किया। इस तरह से हिंदुस्तान छोटा होता गया और अंत में 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने आज़ादी दी, उस समय हिंदुस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया। एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। इनफैक्ट ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के सीने में बहुत बड़ा घाव था। वास्तव में इस घाव में सबसे ज़्यादा जो व्यथित हुए वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हुए। उस समय जब पार्टीशन हुआ तो करीबन 50% जनसंख्या हिंदुओं की वो कराची और लाहौर में थी और रात को वो जश्न मना रहे थे कि हम कल सुबह आज़ादी की खुली हवा में सांस लेंगे। पर जब सुबह उठे तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनका तो देश ही बदल गया, वो अब पाकिस्तान में रहने लगे थे। और उसी समय पाकिस्तान में
कुछ फिरका परस्त लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, हिंदुओं की संपत्ति छीनना शुरू कर दी, उनकी इज्जत लूटना शुरू कर दी और एक तरह से कत्लेआम मच गया। वहाँ पे रहने वाले लाखों हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान की ओर आने लगे। उन्हें जो साधन मिला, जैसे मिला, वो गिरते पड़ते हिंदुस्तान की ओर आने लगे। यहाँ तक कि कुछ तो ट्रेन के इंजन में बैठ के आए, कुछ रेल के डब्बों के ऊपर भेड़ बकरियों की तरह भर के आए, कुछ बैलगाड़ियों से हिंदुस्तान के लिए चल पड़े, लाखों की संख्या में अपने परिवार को लेके। कुछ पैदल ही निकल पड़े। कुछ अपने बूढ़े माँ बाप को कंधों पर उठा के हिंदुस्तान के लिए चल पड़े। कुछ लोगों के परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए थे, जो बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान के लिए आ पड़े। एक सारा मंजर ही बिखरा हुआ था। चारों ओर लाशें फैली हुई थी। जो लोग हिंदुस्तान में आए उन्हें कैंप में ठहराया गया। कहते हैं दिल्ली के पास किंग्सवे कैंप में ही 4 लाख लोगों को ठहराया गया था, जो कि विस्थापित थे। उन्हें बड़ी इनह्यूमन कंडीशन में रहना पड़ा। कईयों को भोजन नहीं मिल रहा था, कईयों को पानी नहीं मिल रहा था, पर उन्हें जान बचानी थी। उस समय के न्यूज़पेपर में अब घटना को बहुत तेजी से, बहुत विस्तृत रूप से बताया भी गया था। उस समय एक बात और थी कि हिंदुस्तान से भी मुसलमानों ने पाकिस्तान की ओर पलायन किया, पर पाकिस्तान जाने वाले अधिकांश लोग अपनी इच्छा से गए थे, क्योंकि उन्हें मुस्लिम लीग के नेताओं ने, खास करके मोहम्मद अली जिन्ना ने, एक सपना दिखाया था कि हम तुम्हें एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जहाँ खुशियाँ होंगी, जहाँ सब कुछ सुविधाएं होंगी, हर मुसलमान को जीने का हक मिलेगा। उससे प्रभावित होकर कई लोग खुशी खुशी पाकिस्तान की ओर चल दिए। साथ ही जो अंग्रेज़ों के यहाँ सरकारी मुलाजिम थे और मुस्लिम थे, वो सब भी हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाने को राजी हो गए और उन्हें भारत की सरकार ने बड़ी सहृदयता दिखाई। उन्हें फुल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हिंदुस्तान से विदा किया गया। हिंदुस्तान से जाने वाले मुस्लिम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी, उन्हें ससम्मान यहाँ से भेजा गया। पर पाकिस्तान से जो आए वो मजबूरी में आए और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ा। इस सारी परेशानी का कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर लड़ी थी। इवन 1857 के गदर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिला के देश को आज़ाद कराया था। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय नाना साहब का जो मुख्य सलाहकार था वो मुस्लिम था, या महारानी लक्ष्मीबाई का जो प्रमुख तोपची था वो भी मुस्लिम था। तो सन 1900 तक हिंदू और मुस्लिम साथ साथ थे और दोनों मिलके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। परंतु अंग्रेज़ों को यह नहीं भाया। उन्हें लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो शायद उन्हें राज करना मुश्किल पड़ेगा। उन्होंने विभाजन का बीज सबसे पहले बंगाल को डिवाइड करके हासिल किया।
उस समय बंगाल में नेशनलिस्ट लोग बहुत आगे से बढ़ रहे थे, वंदे मातरम का जय घोष चल रहा था और वो अधिकांश लोग पढ़े लिखे थे, प्रबुद्ध बंगाली थे और हिंदू काफ़ी थे। पर उसी समय ईस्ट बंगाल में काफ़ी किसान थे जो मुस्लिम थे और उनसे खेती वेस्ट बंगाल के हिंदू जागीरदार और समृद्ध लोग करवाते थे। तो उन ईस्ट बंगाल के मुसलमानों के दिमाग में अंग्रेज़ों ने यह डाल दिया कि तुम्हें हिंदुओं के साथ रहोगे तो दुख उठाओगे, तकलीफ़ उठाओगे, बेहतर है तुम उनसे अलग रहो। और इस तरह से उन्होंने 1905 में बंगाल को डिवाइड करके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल किया। यह अंग्रेज़ों का पहला बीज था जो विभाजन के लिए शुरू किया गया था और इसका मुख्य आरोपी रहा है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल को डिवाइड किया था। इसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम्स, रेडिकल मुस्लिम्स भी पैदा होने लगे जो ये चाहते थे कि मुसलमानों को अलग से ट्रीटमेंट मिले और इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके पहले कांग्रेस हिंदू मुस्लिम दोनों को जॉइंटली रिप्रेजेंट करती थी और उसमें जो प्रमुख नेता थे दोनों थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। परंतु मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स की अलग से वकालत की और उसके बाद एक लखनऊ पैक्ट हुआ। उसमें अंग्रेज़ों के साथ ये कहा गया कि मुसलमानों के लिए सेपरेट सीट रिजर्व की जाए और उनका चुनाव मुस्लिम वोट्स के द्वारा हो। यह एक दूसरा मुस्लिम्स को संतुष्ट करने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने और यहीं से उन्होंने फिर डिवाइड एंड रूल का सिस्टम कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, यह पहला चुनावी खेल खेला अंग्रेज़ों ने। उसी समय एक प्रमुख नेता उभर कर आया, वह था मोहम्मद अली जिन्ना। मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इसलिए डिटेल्स कहूँगा कि उनकी एक लव स्टोरी भी थी और उनकी एक महत्वाकांक्षा भी थी और उस महत्वाकांक्षा के कारण ही आगे जाके हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना एक काठियावाड़ के एक व्यापारी के बेटे थे। इनकी माँ मीठी बाई थी और ये काफ़ी होशियार थे और ये जब इंग्लैंड पढ़ने जाने लगे तो इनकी शादी कर दी गई। उसके बाद वो जब इंग्लैंड से लौटे तो एक अच्छे वकील के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। बॉम्बे में इनकी वकालत अच्छी चल रही थी, साथ ही ये कांग्रेस की गतिविधियों में भी भाग लेने लगे और कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इनकी भाषण कला बहुत प्रभावित करती थी, व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली था। धीरे धीरे ये एक समृद्ध और संपन्न समाज के हिस्से बन गए। उसके साथ ही अंग्रेज़ों से भी इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसी समय हिंदुस्तान में पारसी समाज एक समृद्ध रिच बिजनेसमैन के रूप में उभर रहा था और उन्हीं में थे एक सर डिंसा। सर डिंसा भी जिन्ना से काफ़ी प्रभावित थे, इनकी कानून की विशेषता से, साथ ही इनके भाषण कला से और इनके लोगों की मिलनसारिता से। सर डिंसा का कारोबार बॉम्बे में था, उनका दार्जिलिंग में भी एक हॉलिडे कॉटेज था। तो वहाँ अपने किसी काम से अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे तो वहीं उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जी को बुलाया। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र 40 साल के आसपास थी और वहाँ पर उन्होंने सर डिंसा की एक 16 साल की बेटी रति को देखा और ये उसके प्रेम में बंध गए। वह अबोध बालिका भी जिन्ना के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई, उनकी वाक्पटुता से प्रभावित हुई और दोनों में मेलजोल बढ़ने लगा। जब वापस बॉम्बे आए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सर डिंसा से पूछा कि आपका दो धर्म के बीच शादी के बारे में क्या राय है, क्योंकि सर डिंसा बड़े प्रोग्रेसिव थे, वेस्टर्न ख्यालात के थे, उनकी बेटी भी कॉन्वेंट एजुकेटेड थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है,
हिंदुस्तान में सौहार्दता तभी बढ़ेगी जब दोनों धर्म के लोग आपस में मिलेंगे, शादियाँ करेंगे। पर उस समय ढींसा को यह नहीं पता था कि जिन्ना उनकी अपनी बेटी के बारे में भी पूछ रहे हैं, जिसके वो जो उनके प्रेम में फंस गई थी या उनके प्रेम में मोहित थी। जब ढींसा को जिन्ना ने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ढींसा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने उन्हें बाहर जाने को कहा और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से उनको मिलने जुलने के लिए मना कर दिया। पर जब दोनों के प्रेम की डींगें आगे बढ़ने लगी तो सर ढींसा ने कोर्ट से इंजेक्शन लिया कि मेरी बेटी नाबालिग है और जब तक ये बालिग नहीं होती मिस्टर जिन्ना इनसे नहीं मिल सकते। तो इस तरह से 2 साल तक मिस्टर जिन्ना ने इंतज़ार किया। जैसे ही रति 18 साल की हुई, यह है बीच में रति, इसका नाम रत्ना भी था, बहुत सुंदर थी, मॉडर्न ख्यालात की थी, वेस्टर्न कल्चर में पड़ी हुई थी। अठारह साल के होते ही जिन्ना जी ने उन्हें उनके घर से आ जाने को कहा और दोनों ने भागकर शादी कर ली, वो भी मुस्लिम रीति से। क्योंकि उस समय वो मुस्लिम लीडर थे और मुसलमानों में बड़ा प्रभाव था, वो नहीं चाहते थे कि ये शादी एक पारसी के साथ हो, इसलिए उसका रति का धर्म परिवर्तन करवा के उसका नाम मरियम रखा। रति शुरू में उनके प्यार में बहुत मोहित रही। दोनों का लव या प्यार काफ़ी फला फूला भी, पर शीघ्र ही उसका मोह भंग हो गया जब जिन्ना अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और एम्बिशन में उलझ गए और रति अकेली पड़ गई। और उसके बाद वो अवसाद का शिकार हो गई और बहुत कम उम्र में 29 साल की उम्र में ही रति की मृत्यु हो गई। मरने के पहले रति ने एक पत्र लिखा मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को। उन्होंने कहा कि मुझे आपने एक फूल के समान तोड़ा था और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई तुम्हें यह याद रखे। इस फूल को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल दिया। खैर, इस लव स्टोरी को मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि इस लव स्टोरी के साथ एक चीज़ और जुड़ी है कि जिन्ना के एक बेटी हुई थी दीना, और उसने अपने पिता से विद्रोह किया और एक पारसी लड़के से शादी की। इस तरह से जिन्ना अपनी बेटी को भी पाकिस्तान नहीं ले जा पाए, पर उनकी महत्वाकांक्षी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने भारत विभाजन के लिए पूरा प्रयास किया और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत के 2 हिस्से हो गए। इस विभाजन को रोकने के लिए कांग्रेस ने बहुत प्रयास भी किया था, गांधी जी ने भी प्रयास किया था, पर जब यह लगा कि शायद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो मजबूरी में मुस्लिम लीग और जिन्ना की महत्वाकांक्षा के लिए भारत का विभाजन हुआ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान फिर एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमें सतर्क रहना है और लोगों की भड़काने वाली कार्रवाई से बचना है। किसी तरह की भी अशांति या आंदोलन इस समय देश के लिए घातक हो सकता है। कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एक शक्ति के रूप में रहे और पुनः अपने गौरव को प्राप्त करें। तो आप देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए और किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार से बचे रहिए। धन्यवाद।